कौन रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन मंजिलें तो वो पाते हैं जो कभी हार नहीं मानते। वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स के महारथी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे बनते हैं, इनमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इनमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है, साथ में पैरेलल लाइन कब फॉर्म करेगी, पैरेलल लाइन जब बनेगी तो उनमें कौन कौन सी इक्वेशन बनेंगी, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जो कि करते हैं क्या, शुरू। लेट्स बिगिन गाइस। जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन में पढ़ेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर c इज अ कांस्टेंट। क्या होगा ये क्या एक तरह का कांस्टेंट है जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। और ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। लेकिन हमने पहले ही बोला था इस चैप्टर में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो इक्वेशन होंगे, पेयर होंगे। पेयर का मतलब दो होता है, यानी हमने पहले ही दो इक्वेशन ले चुके हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया उसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल्स होंगे। पहला हमारा वेरिएबल्स क्या है, एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है, ठीक है। अब इसी बेस पे हम एक नॉर्मल सा एक इक्वेशन लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं। क्या है ये इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारा दो इक्वेशंस है। इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को आपने जाहिर सी बात है आपने पढ़ चुके होंगे इस बात को कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहले कौन कौन सी मेथड होती है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। फिर उसके बाद लास्ट में एक और मेथड आता है जिससे क्या रिड्यूसिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो उसको रिड्यूस करके, यानी इतने सारे मेथड्स हैं। इन सारे मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसके क्या कॉमन जीरो, इसके हमेशा क्या फाइंड होते हैं, हमेशा कॉमन जीरो। कॉमन जीरोस का मतलब वो होता है यानी एक ऐसा जीरो, यानी एक ऐसी x और y की वैल्यू जो क्या करे, यानी इसको एक ऐसी x और y की वैल्यू आएगी जो क्या करेगी, इन दोनों को यानी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इन दोनों इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगी तो उस जो कॉमन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एक तरह का जीरोस है, इन दोनों का जीरोस है। और एक बात और याद रखिएगा, इन जो जीरोस हम लोग बोलते हैं ना, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, तो आप जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हो, और आप ना चाहो तो आप इसको रूट्स भी बोल सकते हो। इसका कॉमन रूट भी निकल के आ सकता है। ये रूट बोलो चाहे जीरोस बोलो, अगर आपके सामने कोई रूट बोलता है तो आप बोल सकते हो नहीं बिल्कुल सही, वो रूट्स भी है और जीरोस भी है। दैट्स गुड। एंड नेक्स्ट गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले एक टॉपिक है, इसको मैं समझ लेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, कंसिस्टेंट क्या होता है, यानी कंसिस्टेंट के बारे में जानेंगे कि कंसिस्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जानेंगे कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले कंसिस्टेंट जानते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है जो कि कंसिस्ट करता हो। कंसिस्ट करने का मतलब रखता हो, क्या रखता हो, मैक्सिमम क्या होता है, यानी मैक्सिमम बोलिए चाहे मिनिमम बोलिए, दोनों एक ही बात है। यानी मैक्सिमम या मिनिमम ज्यादा, यहाँ पे मिनिमम वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, वन रूट तो आना चाहिए। यानी जो हमने पढ़ा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशन होते हैं, दोनों इक्वेशन के मैक्सिमम या मिनिमम एक रूट तो आनी चाहिए, यानी एक कॉमन रूट आनी चाहिए। यानी हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन टू इक्वेशन, यानी दो हम इक्वेशन लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन के, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों, यानी हमने जो दो इक्वेशन लिखा ना, इन दोनों इक्वेशन के मैक्सिमम एक कॉमन रूट तो आने चाहिए, एक यानी वन कॉमन रूट आने चाहिए, यानी वन कॉमन रूट, यानी कम से कम एक कॉमन रूट आना चाहिए। अगर मोर देन वन यानी एक से अधिक, यानी मोर देन वन भी आ रहा है तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम एक क्या होना चाहिए, कॉमन रूट आना चाहिए, तब वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और कंसिस्टेंट के लिए पूछ दिया जाए कि ऐसे कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या करते, कंसिस्टेंट हो, यानी कंसिस्ट करे, तो हमारा क्या वहां पे बनेगा, यानी हम वहां पे क्या आंसर देंगे, यानी हम वहां पे कौन सा एग्जांपल देंगे, वहां पे हम एग्जांपल देंगे किसका, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब आप जानते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और जब पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट होता है तब जाके हमारा क्या होता है,
कंसिस्टेंट बनता है। कंसिस्टेंट हमेशा दो ही सिचुएशन में बनेगा, पहला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंट। ओके, ठीक है, हम मूव करते हैं अपने इनकंसिस्टेंट पे। अब हम जानेंगे कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट जस्ट इसी का जस्ट उल्टा होता है। उल्टे कहने का मतलब है कि इनकंसिस्टेंट में कोई भी रूट, कॉमन रूट फाइंड ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों कंसिस्टेंट, जब भी कंसिस्टेंट में हमने बोला है कि कम से कम एक रूट तो होना चाहिए। जस्ट इसी का उल्टा क्या होगा कि इनकंसिस्टेंट में एक भी रूट ही नहीं आएगा, यानी इन दोनों का कोई कॉमन रूट आएगा ही नहीं, इन दोनों का कोई कॉमन रूट मिलेगा ही नहीं। जब कोई भी कॉमन रूट नहीं मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी ये कंसिस्ट नहीं करता, ये रखता ही नहीं है, यानी कि ये कोई रूट रखता ही नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। और इसका एक एग्जांपल दे तो नॉर्मल सा एक एग्जांपल है पैरेलल लाइन, जो कि हम अभी आगे हम आपको बताएंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये कब फॉर्म करेगा, आप कब पहचानोगे, आप कैसे पहचानोगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन बन रहा है, ये कैसे पहचानोगे, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। लेकिन उसको जानने से पहले इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ताकि आपको बाद में हमेशा ये बात रिमेंबर रखने में ईजी है, ताकि आप कहीं भी कभी भी कोई पूछे आप तुरंत बोल सको कि कंसिस्टेंट में हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट होता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट में हमेशा पैरेलल लाइन फॉर्म करता है और इसकी कोई कॉमन रूट नहीं होती है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंट क्या होता है, पैरेलल लाइन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव इट गाइस। हम लोग अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड द पैरेलल लाइन, तो हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक हमने ले लिया है इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में जानेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन होते क्या है। ठीक है, ओके, तो हमने एक इक्वेशन लिया है। इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है गाइस, तो इन दोनों इक्वेशन से पता करेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी। ठीक है, आप जब भी ग्राफ पे पुट करोगे, क्योंकि आपको ये पता करने के लिए या आपको मैन्युअली देखने के लिए कि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है, इन सबको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये क्या बनेगा, यानी इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग का मैं फॉर्मूला वहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, आप समझिएगा, मैं उसे समझाऊंगा भी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का एक फॉर्मूला होता है a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। यस, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला होता है। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा तो a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब हम बताते हैं आपको कि a1 a2 b1 b2 है क्या। ठीक है, a1 a2 हमने पहले ही आपको जब स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना, तो हमने आपको पहले ही बताया था ना, एक इक्वेशन पढ़ के एक इक्वेशन हमने बनाया था ना, ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी। ये सी क्या था, हमारा कांस्टेंट है। देखिए ये भी हमारा सर कांस्टेंट ही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इक्वेशन भी हमने इसी तरह लिखा था, क्या, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये सी हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, सी मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हम जानते हैं ना, ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है। ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। तो आप देख के अंदाजा तो लगा ही लिए होंगे, ये जो कोफिशिएंट ही है, जो हमारे दोनों, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन दोनों इक्वेशन का जो कोफिशिएंट यानी जो कोफिशिएंट है, वही क्या है, एक a1 a2 b1 b2 है। देखिए ये कोफिशिएंट इसका, यानी जो पहला वाला इक्वेशन है, यानी जो ax प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का जो हमारा जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन का पहला हमारा जो a है वो a1 है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन का जो a है वो हमारा a2 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह इधर मूव करें तो ये b1 यानी पहले इक्वेशन का हमारा जो ये y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारा b1 है, और b2 क्या है, हमारा सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर इसको इस तरह से पुट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, a1 a2 b1 b2। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये एग्जांपल है। इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जो a1 a2 और b1 b2 है वो वाकई सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंटरसेक्टिंग बनेगा a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये हमेशा बात प्रूव्ड है और ये हमेशा आएगा ही। अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिएगा ये आपका लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। लेट्स प्रूव इट। ठीक है,
हम लोग ले लेते हैं इस इक्वेशन में, इसका a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इसकी a1 की वैल्यू क्या है, सॉरी इसकी a2 की वैल्यू क्या है, ये 3 है, ठीक है। फिलहाल में भी इक्वल लगाते हैं, पर जब बाद में इक्वल नहीं आएगा तो उसको अनइक्वल मान लेंगे, ठीक है। इसमें b2 की वैल्यू क्या है, देख के बताइए, यहाँ पे b2 की वैल्यू -2 है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे सॉरी, हाँ सॉरी b1 की वैल्यू, सॉरी मैंने b1 की वैल्यू है यहाँ पे, ये b1 की वैल्यू है और ये b2 की वैल्यू है, तो b2 की वैल्यू क्या है, +1, ठीक है। आप जाहिर सी बात है देख के बता सकते हो कि ये अनइक्वल है। और बस पहले ही हमने बोला था a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या बनेगा हमेशा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा, फॉर्म, यस हमेशा ये क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला ही होता है गाइस, आपने पहले पढ़ चुके होंगे आपने, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये क्या करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं किस तरह की तरफ, कोइंसिडेंट की तरफ, ठीक है, ओके। अब हम कोइंसाइडेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसे कोइंसाइडेंट बोलिए, कोइंसिडेंट बोलिए, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो कोइंसाइडेंट के बारे में जानते हैं। कोइंसाइडेंट का मतलब ये होता है, ये क्या करता है, ये लाइन हमेशा, ये जो लाइनिंग जो बनेगी आपको a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी जो तीनों का क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी ये जो तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि इन जो तीनों, यानी पहली इक्वेशन जो देखा जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, यानी जो x का जो ये जो कोफिशिएंट है और y का जो कोफिशिएंट है, सॉरी कोफिशिएंट नहीं कोफिशिएंट, 2x का जो कोफिशिएंट है और 3y का जो कोफिशिएंट है और इज इक्वल टू 9, ये क्या करेंगे, ये दूसरे वाली इक्वेशन के हमेशा बराबर में आएंगे, इक्वल में आएंगे। और ऐसा अगर होता है, यानी किसी इक्वेशन में अगर ऐसी आती है, यानी जहां पे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के इक्वल आएगा, तो हमारा वहां पे कोइंसिडेंट बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं, जैसा कि हमने एक एग्जांपल ले चुके हैं, उस एग्जांपल में देखते हैं। अगर हमारे a1 की वैल्यू इसकी क्या है, 2 है, ठीक है। इसमें हमारे a2 की वैल्यू क्या है, 4 है। इक्वल की साइन लगाते हैं, क्योंकि इक्वल आएगा भी और इक्वल हमें लगाना भी है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें b1 की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। इसमें b2 की वैल्यू क्या है हमारी, 6 है, इज इक्वल टू, इसमें c1 की वैल्यू क्या है, +9 है। इसमें c2 की वैल्यू क्या है, 18 है। अब कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 9 1 9 9 2 18, यानी अगर हम इसमें देखें तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आप देख सकते हैं ये तीनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल होते हैं तो आप इसे ग्राफ पे जब भी ड्रॉ करोगे ये हमेशा क्या बनेंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है, अगर हम ये बात माने कि अगर हम जो देखिए मान लेते हैं, एक हम है और एक हमारा दोस्त है, अगर हम दोनों की अगर राय सेम होगी, यानी किसी बात पे हम लोग दोनों लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों लोग एक ही रास्ते पे चलेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक ही रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि हम दोनों लोग की जो बात है वो सेटिस्फाई कर रही है, हम दोनों लोग एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे तो एक ही रास्ते पे चलेंगे। यानी देखिए ये जो तीनों जो लाइनें, जो तीनों इक्वेशन, सॉरी ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। तो जब सेटिस्फाई करेंगी तो इनका जो बनेगा, ये क्या करेगा, एक लाइन के ऊपर क्या होगा, दूसरी लाइन भी आ जाएगी। क्योंकि आप जानते हो जब हम एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा उसी के राह पे चलते हैं, यानी उसी के रास्ते पे हम भी चल पड़ते हैं जब उसकी बातों से हम सहमत होते हैं। और इंटरसेक्टिंग में आप जानते हो, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, हमेशा लाइनें एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर जाती है। यानी अगर हमें दूसरों की बातें जब समझ में नहीं आती है, या जब दूसरों की बातें हमें जब पसंद नहीं आती है, तो वो किसी और रास्ते में, हम किसी और रास्ते में मुड़ जाते हैं। तो ये क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यही जब हम उसके बातों से और अपनी बातों से क्या होते हैं, सहमत होते हैं, यानी वो बोल रहा है और जो हम बोल रहे हैं, उन दोनों से अगर हम सहमत होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कोइंसाइडेंट बनेगा, क्योंकि हम उसकी बातों से सहमत है। वो जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे हम भी जाएंगे, तो वहां पे कोइंसाइडेंट बनेगा। लेकिन जब इंटरसेक्टिंग के लिए हमने, आप पहले फिर से बता दे रहे हैं, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी के बातों से सहमत नहीं होते, यानी सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, वो किसी और रास्ते पे जाएगा, हम किसी और रास्ते पे जाएंगे, दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट यानी दोनों एक दूसरे को अलग अलग रास्तों में मुड़ जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं पैरेलल लाइन क्या होती है, ठीक है।
अब हम क्या पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इंटरसेक्टिंग पढ़ लिया, कोइंसिडेंट पढ़ लिया और पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन कब क्या होता है, कब कैसे बनेगा, इसकी क्या फॉर्मूलाज होंगे, ये सारी चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, ज्यादा न सोचते हुए लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए ये पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन का मतलब आप समझते हो हमेशा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पैरेलल लाइन कैसे बनता है, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल बनता है। यानी आप उधर हम इधर, उसमें हम एक दूसरे से कोई मेल जोल नहीं, आप अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते जाएंगे, ये क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, तुम अपना अलग हम अपना अलग, इसमें कोई भी कॉमन रूट नहीं बनता है। यानी कॉमन रूट का मतलब होता है एक कॉमन जीरो नहीं बनता है। हमने पहले ही बताया था कि पैरेलल लाइन में क्या आता है, इनकंसिस्टेंट बनता है। इनकंसिस्टेंट में कोई भी कॉमन रूट नहीं आती है। ठीक है, अब समझते हैं पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसमें क्या होता है कि a1 a2 जो होता है वो b1 b2 के इक्वल होगा, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं होगा। यही इसमें फॉर्मूला है। अगर ऐसा आता है, अगर किसी भी इक्वेशन में अगर ऐसी वैल्यू यानी ऐसे सिचुएशन आ रहा है, तो ये क्या है, हमेशा पैरेलल लाइन को फॉर्म करेंगे, हमेशा पैरेलल लाइन ही बनाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं इस पैरेलल लाइन से कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये पैरेलल लाइन फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें a1 की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है, इसमें a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, इक्वल लगेंगे। ठीक है, वैसे फॉर्मूला के हिसाब से भी देखा जाए तो इक्वल लग रहा है। ठीक है, फिर b1 की वैल्यू हमारी 2 है, b2 की वैल्यू हमारी 4 है। फिर उसके बाद फिलहाल में इक्वल लिखते हैं, फिर बाद में अनइक्वल देखा जाएगा। फिर c1 की वैल्यू हमारी 4 है, फिर c2 की वैल्यू हमारी 12 है। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 2 3 4, 4 1 4 4 3 12। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देख लिया आपने, ये क्या हो रहा है, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है वो सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। यानी b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि हमारे फॉर्मूले को रिलेट कर रही है। इससे ये पता चलता है अगर इस इक्वेशन को, यानी जो हमने जो ये इक्वेशन लिया है, ये जो हमने इक्वेशन लिया है, इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे पुट करेंगे तो ये हमेशा पैरेलल लाइन ही बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसको बच्चे देखकर ही क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां कर देते हैं। कितने बच्चे तो उसको हार्ड समझ के ही नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट गाइस। जैसा कि मैंने बोला था कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। और कितने बच्चे तो क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को हार्ड समझ के ही छोड़ देते हैं। लेकिन गाइस अगर आपने ये पढ़ा है, पैरेलल लाइन को अच्छे से जाना है, समझा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और मुश्किल से 2 या 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें बच्चे पहले बता रहे, मैं पहले ये बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, पहले वो जो बच्चे होते हैं ये नहीं पढ़ते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछा है इसमें ये कुछ, पहले हम बताते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आप जहां चाहे ये सेकेंड इक्वेशन देख रहे हो ना आप, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 2k - 1 x प्लस k - 1 y प्लस इज इक्वल टू 2k + 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये बच्चे वर्ड ध्यान नहीं देते कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, पहले ही हार्ड मान के छोड़ देते हैं और इसमें क्या होता है, उनके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो मार्क्स अब कटने नहीं देंगे हम, क्योंकि देखना है कि इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट है, और हमने पहले ही आपको बताया कि जब कंडीशन आए इनकंसिस्टेंट की जब भी कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे, पहले इनकंसिस्टेंट लिख दोगे आप। इनकंसिस्टेंट लिखने के बाद क्या लिखोगे आप, कि ये जब इनकंसिस्टेंट होता है तो पैरेलल लाइन बनता है, तो पैरेलल लिखोगे आप, पैरेलल लिख दोगे आप। ठीक है, अब पैरेलल को फिर इक्वल करके लिखोगे। अब पैरेलल लाइन किसको सेटिस्फाई करती है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसको सेटिस्फाई करती है, ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी पे हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी इन दोनों इक्वेशन, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों के a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इस पे पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और एक बात और है,
अगर हम ना C1 और C2 की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि गाइस आप जान रहे हो कि जब इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल ही नहीं है तो इन दोनों का हमें यूज ही नहीं है, इसका हम यूज ही नहीं करेंगे। क्या जरूरत है बिना मतलब का उतार के उसको टाइम पास करने का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे जिससे हम के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। A1 A2 B1 B2 से मुझे मतलब है, A1 A2 B1 B2 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ओके, A1 की वैल्यू क्या है इसमें से देख के बताइए। A1 की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है। और B1 सॉरी A1 तो हो गया, A2 की वैल्यू क्या है हमारी 2k-1 है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर B1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, ठीक है। और इसमें B2 की वैल्यू क्या है हमारी k-1 है, ठीक है। k-1 हमारी ये B2 की वैल्यू है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गाइस थोड़ी सी जगह नहीं है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले वाले को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, थोड़ा सा हट जाना चाहिए मे बी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपस में इन दोनों की, तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे 3k-1 इज इक्वल टू 1 फिर 2k-1। ये हमने आपको समझने के लिए लिखा है, फिर बाद में हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। ये तो एज इट इज रह जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये 3k-2k, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये -1 है, इसी तरह लिख देंगे, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। यस, उसके बाद अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, 3k में 2k माइनस करेंगे तो k बचेगा, और -1 में हमेशा +3 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, +2 आएगी। और यही हमारा क्या होगा गाइस, यही हमारा k की वैल्यू होगी और यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई ने हमेशा इस क्वेश्चन को देता आ रहा है और देता भी रहेगा। और ये क्वेश्चन ज्यादा टफ भी नहीं होते गाइस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस बच्चों को समझने की फर्क होती है। कितने बच्चे होते हैं देख ही के छोड़ देते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसे हार्ड नहीं है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी की 10th की बुक में दिया हुआ है, आप जाके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज के वीडियो सेशन को एंड करते हैं, और आप खुश रहिए। साथ में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, साथ में ये जो कोरोना का जो बहुत ही नाजुक जो पल चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों से बच के रहिए, सेफ रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड गुड बाय, बाय बाय एंड थैंक यू।